मतलब मैं इस शहर में जब आया था तो साइकिल में ही आया था। ओह! मेरे पास अनफॉर्चुनेटली मेरे बड़े भाई साहब को भी यही बीमारी हुई थी ओह! 98 में, और उस बीमारी में 2 साल के अंदर ही उनकी डेथ हो गई। अच्छा। वो डॉक्टर साहब अभी भी हैं और अच्छा। अभी भी काम कर रहे हैं, ओह! और हमारे बहुत अच्छे मित्र अमेजिंग। हैं, और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। वो मरीज जिनका इंजेक्शन फ्रैक्शन 20-25 होता है, 20-25 में चल भी नहीं पाता वो आदमी। 2 कदम सांस फूलती है, रात भर सो नहीं पाते हैं। आपके लिए धर्म के मायने क्या हैं? क्या है धर्म आपके लिए? लखनऊ वासी हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो? भोजन करना कब चाहिए, कब करना चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो भोजन करने का समय है। हेलो हाय, 94.3 बिग एफएम से मैं हूं आरजे पिंकी, और आज बिग स्पॉटलाइट में मेरे साथ लखनऊ की ऐसी शख्सियत हैं, मतलब जिनको किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। मतलब इन्होंने एजुकेशन और हेल्थ की फील्ड में बहुत काम किया है, बहुत नाम किया है। मेरे साथ हैं डॉक्टर आमोद कुमार सचान, हु इज़ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ शेखर हॉस्पिटल एंड हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिग स्पॉटलाइट में। थैंक यू सर, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगी, आपका जो नाम है आमोद, आमोद मतलब होता है फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस। तो आपके लिए सर हैप्पीनेस की क्या फीलिंग है, क्या मतलब है इसका? इंसिडेंटली ये नाम तो मेरे माता पिता ने रखा, हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ ऐसी प्राकृतिक उनको संदेश ऐसा मिला हाँ। कि इसका नाम आमोद रखा जाए। हाँ। और अल्टीमेटली मेरा जीवन ही आमोदमय हो गया। हाँ। खुशी हमारी एक अपनी इनेट प्रॉपर्टी है, हमारी स्वयं की प्रॉपर्टी है। हम संसार को जिस तरीके से परसीव कर रहे हैं जी। उस कारण से खुशी हमारी खो गई है। हम खुशी को पहचान नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते, और हर समय हर पल हाँ। हम या तो दुख में रहते हैं हाँ। या भय में रहते हैं। जी। दो ही हमारे विचार बन गए हैं, और वास्तविकता है हमारे जीवन की मूल आवश्यकता खुशी है। हम जो भी काम करते हैं वो सब खुशी के लिए करते हैं। चाहे कुछ करें, आपने इम्तिहान दिया, हाई स्कूल पास हुए, इंटर पास हुए, नौकरी करी, हर पल आपको खुशी हुई, शादी हुई, परिवार बसा, उसमें खुशी हुई, लेकिन ये खुशी आपकी उसी पल खत्म हो जाती है। तो ये खुशी सच की खुशी है नहीं, सत्य नहीं है ये। सत्य वो है जो अमिट हो, जो कभी परिवर्तन न हो उसका। खुशी अनंत खुशी हो, वो इन चीजों से नहीं है। क्योंकि हमारा पूरा का पूरा ध्यान जो है बहिर्मुखी हो गया है। हम संसार की तरफ बाहर देखते हैं, और बाहर चूंकि हमारे अंदर खुशी की कमी है, तो हम चाहते हैं कोई हमको ये खुश कर दे, कोई ये खुश कर दे, कोई ये कर दे, तो हम सबसे खुशी मांगते हैं। लेकिन सारे लोग अपने आप में खुशी से मरहूम है, सबके पास नहीं है। तो आप उससे मांग रहे हैं जिसका सही नहीं है ही नहीं, तो अल्टीमेटली उसे सिर्फ दुख मिलता है, छलावा मिलता है। तो खुशी पाने का जो सही तरीका है वो अपने अंदर खुशी का भंडार है, उसको इवॉल्व करना है, उसको इन्वेंट करना है, उसको बाहर लाना है। जब उस खुशी की हम पहचान कर लेते हैं तो हम सच में खुश रह सकते हैं जी। और वही आज की तारीख में मुश्किल हो गया है। आज मैं आपको उस खुशी को कैसे पाया जाए उस पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली सर। एंड पूरा लखनऊ जानता है शेखर हॉस्पिटल की जब शुरुआत हुई थी एक छोटे से कमरे से हुई थी, एंड आज वो इतना बड़ा हो गया, हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस हो गया। सर, तो ये जो आपकी जर्नी रही है, ये कैसी रही है? देखिए, शुरुआत में जैसा सबके साथ होता है, हाँ जी, कि सब लोग पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं, करियर बनाते हैं। हाँ। तो मेरा जन्म बहुत ही साधारण, अगर कहा जाए गरीब परिवार में ही हुआ था। बहुत ही अभाव, बहुत ज़्यादा अभाव था। मतलब मैं इस शहर में जब आया था तो साइकिल में ही आया था। मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं थी जो आजकल साधारण लोग पास उपलब्ध होती है। हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन मन में उमंग बहुत थी। और उमंग इस बात की थी कि पहले तो मैं स्वयं एक ऐसा स्थापित व्यक्तित्व बनूं कि लोग उसको याद करें, उसकी चाहत हो। बहुत मेहनत करी, बहुत लगन से की। ये स्वभावतः पहले से था कि मैं थोड़ा सा ईमानदार प्रकृति का रहा, बहुत ही संयमी रहा, और किसी के साथ छल कपट करने का व्यक्तित्व नहीं था। लेकिन मुझे इसका मतलब नहीं मालूम था ऐसा क्यों है। फिर कुछ वर्षों पहले, आज से बहुत ज़्यादा समय नहीं है, 7-8 साल पहले मुझे ऐसा महसूस हुआ, ऐसा कुछ मुझे इनपुट मिला
जिसकी वजह से मुझे ये समझ में आया कि जो ये था व्यक्तित्व, इस व्यक्तित्व का बहुत ज़्यादा इसको और ज़्यादा प्रस्फुटित करना है और ज़्यादा आगे बढ़ाना है, यही सत्य है। तो हम इन बॉन्ड, हम पैदा तो उस व्यक्तित्व के साथ हुए थे, लेकिन अब जिस क्षेत्र में हम जा रहे हैं, जो आज हम बढ़ रहे हैं, वो उसको बहुत अनंत स्थिति में ले जाने वाला है। तो सर आपने अभी कुछ इनपुट की बात करी, कुछ इनपुट मिला आपको 7-8 साल पहले, क्या था सर वो हम जानना चाहेंगे। ऐसा था कि बचपन से हम थोड़े, जैसे सभी परिवारों में होता है, धार्मिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन जितनी धर्म की समझ थी उसके अनुसार जैसे कर्मकांड सब लोग करते हैं, दिया जलाना, आरती करना, पूजा करना, पाठ करना, ये किया करता था। ओके। और उसके बाद लोगों की सेवा करता था, मरीजों को देखता था, इलाज करता था। लेकिन मुझे इसका कोई मतलब नहीं पता था मैं क्यों कर रहा हूँ। परिवार के अन्य लोग कर रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी कर रहे हैं, तो मैंने भी करना शुरू कर दिया। ऐसा लगा कि शायद इस करने से हम कुछ लाभान्वित होंगे, कुछ हमारा जो भी फायदा होना होता होगा वो होगा। लेकिन आज जब वो समझ आ गई तो समझ आया ये सब बिल्कुल ही अज्ञानतावश में कर रहा था। अच्छा। ये सच में सही नहीं है। कर्म कांड से कोई किसी भी व्यक्ति का कोई लाभ नहीं होता है। अभी आपको मैं बताऊंगा कि कर्म कांड का क्या उपयोग है, कर्म कांड क्यों पैदा हुए, और कर्म कांड कब सही हो सकते हैं, ये भी आपको मैं अभी बताऊंगा। लेकिन इसमें जो असली चीज है कि हम सारे काम जो भी करते हैं, नौकरी से लेकर के, पढ़ाई से लेकर के, जितने भी काम करते हैं, सब इसलिए करते हैं कि मेरे को खुशी मिले। उस हम परिवार का पालन पोषण करते हैं, मकान बनाते हैं, कार खरीदते हैं, ये सब खुशी देता है। लेकिन इस खुशी से ये चूंकि टेम्परेरी है तो इससे पूरा लाभ नहीं होता है। तो करीब आज से 6-7 साल पहले एक हमें एक्सपेरिमेंट देखने को मिला, और उस एक्सपेरिमेंट ने मेरा पूरा का पूरा मानस बदल दिया। और वो एक्सपेरिमेंट ये था कि एक डॉक्टर सतीश गुप्ता हैं, वो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और उन्होंने अपना बहुत साल पहले कार्डियोलॉजिस्ट होते हुए भी उनको भी हार्ट की बीमारी हो गई। अच्छा। और ऐसी सीरियस बीमारी हुई कि उस बीमारी में, उसका नाम है कार्डियोमायोपैथी। अच्छा। डायलेटेड कार्डियोमायोपैथी, जिसमें कि हार्ट की मसल वीक हो जाती है। अच्छा। ओके। और अननोन कॉज से वो वीक हो जाती है। उसका कोई मतलब इडियोपैथिक उसका कोई कॉज नहीं पता है। इडियोपैथिक मतलब जिसका कॉज नहीं पता होता है, और किसी को भी हो जाती है। जिसको हो जाती है तो वो फिर बहुत ही फास्ट स्पीड से ग्रेजुअली डिटीरियोरेट करती है। अच्छा। अनफॉर्चुनेटली मेरे बड़े भाई साहब को भी यही बीमारी हुई थी 98 में, और उस बीमारी में 2 साल के अंदर ही उनकी डेथ हो गई। अच्छा। ओके। डॉक्टर सतीश गुप्ता को भी ये बीमारी हुई 95 में। ओके। उनको भी जब देखा गया, जितने कार्डियोलॉजिस्ट थे उन लोगों ने देखा, कुछ बाहर के लोग थे उन्होंने देखा, ये बताया कि ये सिर्फ 2 साल जी है। 2 साल के अंदर ही इसकी मैक्सिमम लाइफ स्पैन ही है, और इलाज कोई है नहीं। तो उसके लिए सर्जिकल इलाज एक सजेस्ट किया जाता है, वो सेप्टल एब्लेजन करते हैं उसको। तो उस एब्लेजन से वो एक तरीके का जो मोटी हो जाती है वॉल, उस वॉल को अंदर से छील के पतला कर देते हैं। अच्छा। और उसकी सक्सेस रेट 0.1% है। ओह। तो ज़्यादातर पेशेंट ओटी में ही एक्सपायर हो जाते हैं। और उस समय एक इसी तरीके के मरीज थे जो कि अपने भारत सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर थे, मिस्टर मोलूसली मारन, उनको भी बीमारी हुई। अच्छा। तो वो इस बीमारी के इलाज के लिए अमेरिका गए। भारत सरकार के मंत्री थे, उनको कोई प्रॉब्लम थी नहीं। 2-3 करोड़ रुपए खर्चा था, लेकिन सरकार अफोर्ड कर सकती थी, तो उन्होंने कराया, गए, और जैसा होना था वैसे ही हुआ। ऑपरेशन टेबल में उनकी भी डेथ हो गई। अच्छा। दयानिधि मारन जो दूसरे मिनिस्टर, इन्हीं के फादर थे। तो जब इनको ये बात पता चली कि अब इसका क्या फायदा, इस ऑपरेशन को कराने से क्या फायदा, उनको भी व्यवस्था हो गई थी कि हम भी जाकर इलाज करा सकते हैं। उनका ये तो ठीक नहीं है। अच्छा। तो वो फिर ब्रह्मा कुमारीज में एसोसिएटेड थे, तो वहाँ की जो सीनियर दादी थी उनसे मिले और उनसे पूछा कि क्या करें दादी। तो
उन्होंने कहा कि ऐसा है कि इसको सिर्फ शिव बाबा ठीक कर सकते हैं, अच्छा। बस तुम ध्यान लगाओ, नहीं कहा ठीक कर देंगे। फिर उन्होंने इस बात को डाला अपने गहन ध्यान में और डीप मेडिटेशन किया, गहन ध्यान किया। और गहन ध्यान करने के बाद उनका जो कोई इलाज ही नहीं है और ये इलाज दादी हमसे बता रही हैं, अच्छा। तो हमको क्या, इसमें ऑप्शन ही क्या आपके पास? हाँ, हाँ। जब कोई ऑप्शन ही नहीं ऑप्शन ही नहीं है है, तो उन्होंने किया। और 2 साल बाद फिर कॉन्फ्रेंस में फिर अमेरिका से फिर डॉक्टर आए, तो इंसिडेंटली उन्होंने फिर इको किया उनका। जब इको किया, इको कार्डियोग्राम जो करते हैं इको किया, तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब क्या इलाज किया आपने? क्या कि वो आपकी सारी मसल्स नॉर्मल हो गई हैं। तो उन्होंने कहा इलाज तो बता दिया, हमने यही किया। इट्स वेरी सरप्राइजिंग। ओके। एंड देन उसके बाद उनका ईश्वर पर अमिट विश्वास हो गया। उसके पहले वो भी यही पूजा पाठ करते रहते थे। अच्छा, तब तक उनको ध्यान करने का तरीका ही नहीं पता था। उन्होंने ध्यान किया। वो डॉक्टर साहब अभी भी हैं, अच्छा। अभी भी काम कर रहे हैं और हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। और हम लोग रोज ही इस पर चर्चा करते रहते हैं कि कैसे धर्म को हम विज्ञान के साथ जोड़ें और कैसे हम लोगों का कल्याण करें। अल्टीमेटली ये खबर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब जो अपने प्रेसिडेंट थे ऑफ इंडिया थे, उस समय DRDO में डायरेक्टर थे। तो उन्होंने उनका किसी से उन्होंने बताया कि साहब डॉक्टर सतीश गुप्ता हैं, वो इस तरह से इलाज करते हैं लोगों का, मेडिसिन के साथ साथ ध्यान कराते हैं और बाकी दिनचर्या में परिवर्तन कराते हैं और वो ठीक हो जाते हैं। तो उन्होंने उनको बुलाया कि ये बताइए क्या है आपने जो ये चर्चा है, तो उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि ऐसे ऐसे ये सब इस तरीके से हमारे शरीर में काम करता है, ये सब साइंस। तो उनका आपकी बात तो मुझे पूरी समझ में आ गई, मैं अभी उस पर चर्चा करूंगा आगे कि कैसे काम करता है शरीर में। तो लेकिन इसको पूरी तरीके से वैलिडेट होना चाहिए, इन्वेस्टिगेट होना चाहिए साइंटिफिक तरीके से, जिससे हम इसको प्रूव कर सकें सोसाइटी में कि हाँ ये बीमारी ये ऐसे ठीक की जा सकती है। हाँ। तो उन्होंने वो पेशेंट लिए जो हार्ट अटैक के मरीज थे। अच्छा। जिन मरीजों की या तो एंजियोप्लास्टी हो चुकी थी या ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी थी, लेकिन वो सभी कोई ठीक कोई नहीं होता है। इन सबसे पैलिएटिव होती है और थोड़े समय के लिए ठीक होती है, फिर दोबारा हो जाती है। अच्छा। क्योंकि कारण उसका कारण हार्ट अटैक होने का जो कारण है उसके अंदर रहता है, तो दोबारा हो जाएगा। तो वो मरीज बार बार आते हैं, बार बार परेशान होते हैं। और वो मरीज जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन 20-25 होता है, 20-25 में चल भी नहीं पाता वो आदमी, 2 कदम सांस फूलती है, रात भर सो नहीं पाते हैं, सीने में दर्द होता है, ऐसे सारे मरीज उन्होंने लिए। उन मरीजों की हर मरीज की स्टडी के पहले और स्टडी के बाद उनके 125 टेस्ट किए गए। इतने महीन टेस्ट किए गए, वेरियस टाइप्स ऑफ हार्मोनल स्टडीज और बाकी सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स सब कुछ उसमें टेस्ट किया उन्होंने हर मरीज का। और ये DRDO ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड 3 मेडिकल कॉलेज थे, मौलाना आजम मेडिकल न्यू दिल्ली, BJ मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद एंड KEM मेडिकल कॉलेज मुंबई और ब्रह्मा कुमारी मेडिटेशन सेंटर माउंट आबू। 4 मल्टी सेंटर की स्टडी थी, उसमें की गई। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, सारे आपके दर्शक श्रोता सुन के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि 93% पेशेंट दे इम्प्रूव्ड ऑल टुगेदर। ओह माय गॉड। और उनको बीमारी पूरी तरह खत्म हो गई। जो 2 कदम नहीं चल पाते थे वो सब दौड़ लगाने लगे। सांस फूलने का तो मतलब ही नहीं कोई। और वो बिल्कुल हेल्दी इंसान बन के हैं। उन एक बार मैंने उनका लेक्चर, इसी का पहली बार जब मैंने सुना, जो मेरा टर्निंग पॉइंट था, तो मैं वहीं माउंट आबू गया था किसी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने, तो उन्होंने अपना लेक्चर लिया। उस लेक्चर में ये सब बातें उन्होंने बताई और वो 20-25 मरीज भी साथ ले आते हैं। अच्छा। पीपल शुड नॉट फील कि कोई ऐसे ही कह रहे हैं और उनसे कहते हैं आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। तो जब मैंने उन 20-25 मरीजों को देखा कि ये मरीज अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं और सब स्वस्थ हो गए, तो मैंने कहा ये तो भाई something which has to be further investigated, miracle, मतलब तो जादू हो गया। तो उसके बाद फिर मैंने कहा ये तो रिजल्ट है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन इस रिजल्ट का ये हो कैसे रहा है, फिर देन आई स्टार्टेड डूइंग रिसर्च। फिर मैंने उस पर पूरा गहन अन्वेषण किया कि ये सब होता क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है, इसमें और क्या क्या चेंजेस आते हैं, हम कैसे काम करते हैं, क्या गड़बड़ी हमारे अंदर हो गई है। उस दिन से
मेरे धर्म पर जो वास्तविक धर्म है उस पर गहन आस्था हो गई और जीवन का सत्य ही यही है कि लेकिन वर्तमान में जो परिस्थितियां हैं वो ऐसी हैं कि लोगों को धर्म का वास्तविक ज्ञान नहीं है। हम सब अज्ञानता में हैं, सारा का सारा विश्व, एक दो व्यक्ति नहीं, सारे तो धर्म के जब अज्ञानता में है तो इसलिए वो धर्म फायदा नहीं कर रहा है। तो सर आपने बात करी अभी धर्म की, तो मेरी ऑडियंस के लिए मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आपके लिए धर्म के मायने क्या हैं? क्या है धर्म आपके लिए? धर्म को आप साइंस के अगर परिप्रेक्ष्य में समझें तो आपको धर्म सही से समझ में आ जाएगा। ओके। विज्ञान में आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, जितने भी तरीके के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, उन सब में उसके गुण और धर्म लिखे जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ कॉपर, व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर, व्हाट इज प्रॉपर्टी ऑफ द आयरन, वो उसके पर्टिकुलर धर्म हैं। अच्छा, उस कॉपर के धर्म हैं, उस आयरन के धर्म हैं। इसी तरह हम मनुष्य हैं, तो हमारे जो धर्म है, हमारी जो प्रॉपर्टीज हैं, वही धर्म है। तो इसलिए धर्म जो है कभी दो नहीं हो सकते हैं। हम सब मनुष्य एक हैं, तुम्हारे धर्म भी एक ही। तो ये जो आपको सुनाई देता रहता है कि ये हिंदू धर्म है, ये मुस्लिम धर्म है, ये क्रिश्चियन धर्म है, ये सिख धर्म है, ये कोई धर्म नहीं है। ये सब एक संप्रदाय है, एक तरीके के संग्रह है, समूह है लोगों का, जो एक तरीके से खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, सोते हैं, शादी विवाह करते हैं, कपड़े पहनते हैं, एक तरीके से। तो उसमें उस पूरे इस प्रॉपर्टीज को लोगों ने धर्म मान लिया। अच्छा। जबकि धर्म नहीं है। हर संप्रदाय के में के जब उसके शुरुआत हुई तो उसमें उस एक कोई ऐसा इनलाइटेंड पर्सन निकला जो पैगंबर था, महान था, उसका इनलाइटमेंट हो चुका था, वो ईश्वर से कनेक्टेड था। तो जब ईश्वर से कनेक्टेड होता है तो उसको वो सत्य दिखाई देने लगता है कि इस पूरे ब्रह्मांड का सत्य क्या है। तो उसके अनुसार उसके मन में इच्छा जागती है कि मेरे आने वाली संतानें ये कैसे सच के रास्ते पे चलेगी। तो उसको उन्होंने बताया कि कैसे जीवन जियो, जीवन जीने की कला बताई। उस जीवन जीने की कला ही उनकी किताबों में लिखी हुई है, चाहे कुरान हो, चाहे बाइबल हो, चाहे गीता हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहब हो, या कोई और किताब हो, सब में कोई न कोई किताब में, और सबका मूल सार है सत्य, निस्वार्थ प्रेम। प्राणी मात्र से प्रेम, सबके लिए हृदय में करुणा, दया, शुभ भावना, शुभकामना, सबका कल्याण हो, किसी भी तरीके से जो भी कर सको वो करो। इसीलिए आप देखते हैं हर धर्म में लंगर लगते हैं, लोगों को प्रसाद बांटा जाता है, लोगों के लिए चैरिटी की जाती है, तमाम स्कूल खोले जाते हैं, विद्यार्थी अनाथालय खोले जाते हैं। क्यों खोले जाते हैं? क्योंकि धर्म का मूल सार है वो। लेकिन दुर्भाग्यवश आगे लोगों ने उस सार को तो भूल गए, खाली उसके कर्म कांड पकड़ लिए। अगर यदि हम मंदिर में जाते हैं और जाकर के घंटा बजाते हैं और मिठाई प्रसाद चढ़ाते हैं और चले आते हैं वहां से तमाम तरीके की विश मांग करके, ये सब यूजलेस है। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि मंदिर के अंदर जो लोग हैं और मंदिर के बाहर जो लोग बैठे हैं, मंदिर के बाहर बहुत सारे भिखारी बैठे होते हैं। वो छोटे भिखारी हैं, जो मंदिर के अंदर गए हैं वो बहुत बड़े भिखारी हैं। और ईश्वर कहता है, स्वयं कहता है, गीता में भी लिखा है ईश्वर ने कि मैं अकर्ता हूँ, मैं कुछ नहीं करता, मैंने सब कुछ तुमको दे दिया है, तुम मालिक हो, तुम मेरे बच्चे हो, ये सारी कायनात प्रॉपर्टी तुम्हारी है, लेकिन तुम ले नहीं पा रहे हो। और ले इसलिए नहीं पा रहे हो कि इस प्रॉपर्टी को पाने के लिए जो वाइब्रेशन चाहिए, जो विचार चाहिए, उसके विपरीत विचार है। तो सर मैं जानना चाहूंगी, अभी आपने जैसे बात की करुणा, दया, प्रेम, इन सब की बातें करी, बट आज के टाइम में हमारे दिमाग में ये सब नहीं है। हमारे दिमाग में है ईर्ष्या, जलन। तो ये क्यों है? इसका कारण समझने के लिए थोड़ा सा आपको अपने अंदर झांकना पड़ेगा। इस शरीर में दो चीजें हैं, प्राइमरीली दो चीजें हैं। एक तो ये शरीर है
और इस शरीर को चलाने वाली एक ऊर्जा है, एनर्जी है, एनर्जी जो इसके शरीर के एक एक सेल में फ्लो करती है, थ्रू नर्वस सिस्टम, थ्रू हार्मोनल सिस्टम, थ्रू एंडोक्राइन सिस्टम, थ्रू न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम। उसके माध्यम से वो एनर्जी हर एक सेल के एक एक ऑर्गन में जाती है और वो जा करके उसको जीवंतता प्रदान करती है, उसको जीवन प्रदान करती है। जब तक ये एनर्जी इस शरीर के अंदर रहती है तब तक मनुष्य जीवित रहता है। जिस दिन वो एनर्जी बाहर चली जाती है मनुष्य खत्म हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। और वो शरीर जिसमें हम इतना आडंबर करते हैं वो शरीर 24 घंटे में नहीं रखा जा सकता है, उसका तुरंत निस्तारण करना पड़ता है। तो वो जो जीवनदायिनी शक्ति है, जिसको कोई आत्मा कहता है, कोई सोल कहता है, कोई रूह कहता है, कोई कुछ भी कहें, वो एक जीवनदायिनी शक्ति है। एंड अगर हम उसको साइंस की भाषा में कहें तो दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट विद अ कॉन्शसनेस, विद अ स्पेशल फीचर ऑफ कॉन्शसनेस। उसके अंदर चेतना समाहित है। वो चेतना और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट से मनुष्य नहीं बना सकते हैं जब तक उसके अंदर चेतना न हो। तो वो जो है एनर्जी, वही हम हैं। अच्छा, ओके। और ये शरीर हम नहीं है। ये शरीर मेरा है, शरीर मुझे मिला है। उस प्रकृति ने हमको शरीर दिया है और ये शरीर दिया है कि वो आत्मा इस शरीर के माध्यम से कर्म करती है। ओके। जब तक इसको शरीर नहीं मिलता है उस आत्मा को, तब तक वो कुछ नहीं कर सकती है, और तब तक वो निष्क्रिय पड़ी रहती है। ओके। तो ये शरीर महत्वपूर्ण है, लेकिन इसका मालिक कौन हुआ? इस शरीर का मालिक कौन हुआ? आत्मा। जो एनर्जी है, एनर्जी साइंस के टर्म्स में एनर्जी है। तो वो एनर्जी मालिक है और वो ही एनर्जी इस शरीर को एक एक अंग को चलाती है, एक एक ऊर्जा को, एक एक सेल को चलाती है, सब कुछ वही करती है। तो वो कैसे, उसकी प्रॉपर्टी क्या है? हाँ। अब इससे अगला सवाल सबसे महत्वपूर्ण ये है कि उस आत्मा की प्रॉपर्टी क्या है? आत्मा की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है? वो क्या है? तो उस प्रॉपर्टी को आप कैसे समझेंगे कि ये आत्मा की प्रॉपर्टी है? बहुत बड़ा सवाल है, ये लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आता। हम ये कैसे माने कि यही आत्मा की प्रॉपर्टी है? जैसे मैं अब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आत्मा की प्रॉपर्टी है प्रेम, अच्छा, करुणा, दया, शुभ भावना, शुभ कामना, सुख, शांति, आनंद, संतुष्टता। ये आत्मा की प्रॉपर्टी है, ये आत्मा के गुण हैं। और ये गुण जब जब हम धारण करते हैं, जब जब हम इसको अपने अंदर इम्बाइब कर लेते हैं और हम बन जाते हैं वैसे ही, तब यह शरीर 100% स्वस्थ रहता है। ओके। और उसके बाद ये शरीर, इसकी आयु 150 वर्ष है। क्या बात कर रहे हैं सर? लेकिन उसकी कंडीशन है कि वो जो प्रॉपर्टी उसकी है वो धारण करे। लेकिन जो शरीर है, शरीर ने एक्चुअली क्या है, ये गीता में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि ये शरीर एक रथ है, आत्मा इसकी ड्राइवर है, जो इसको चलाती है। आत्मा में 3 पार्ट हैं। एक है मन, माइंड, दूसरी है इंटेलेक्ट, विजडम, और तीसरा है मेमोरीज, संस्कार। जो भी कुछ पूरे जीवन में हमारे साथ होता है वो सब ऑडियो विजुअल हमारे ब्रेन के अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। ऑडियो विजुअल रिकॉर्ड। आप जैसे अभी घर से आए हैं, आपने जब घर से, चलिए याद करिए कैसे गाड़ी में बैठी, किस किस रास्ते से आप यहाँ आई, आकर के यहाँ बैठे, यहाँ क्या क्या किया, आपको पूरा रील की तरह दोबारा चल गया? कहाँ से चल गया? आप तो यहीं बैठी हैं। तो इट इज अ रिकॉर्डिंग व्हिच इज देयर, एंड ये पूरे जीवन की रिकॉर्डिंग होती है, पूरे जीवन की रिकॉर्डिंग। और ये ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग होती है, लाइव, कलरफुल। तो ये रिकॉर्डिंग जो है, ये हमारी सब जो है, ये हम इस शरीर में को चलाने वाली आत्मा है। तो जो मन है वही मेन है जो विचार क्रिएट करता है। अच्छा। तो इसका मालिक कौन होना चाहिए? मन का मालिक कौन होना चाहिए? मन का मालिक होना चाहिए हमारे थॉट्स, विचार। मन में तो थॉट्स, मन तो थॉट क्रिएट करता है, वो तो क्रिएटर ऑफ थॉट है। तो मन का मालिक कौन होना चाहिए? मन का मालिक होना चाहिए आत्मा। आत्मा के जो गुण हैं वो मन को धारण करने चाहिए। लेकिन इस समय, लेकिन ये होता नहीं है ना इस समय, अभी उसको बताता हूँ तरीका क्या गड़बड़ हो गया है। तो इस समय वो मन हमारे इस शरीर की इंद्रियों के कब्जे में चला गया है।
हमारी 5 इंद्रियां हैं, आँख, नाक, कान, मुंह, जीवा, त्वचा, अदर सारे ऑर्गन्स, ये हमारे 5 इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों को के इनपुट जाते हैं माइंड में, अच्छा, आफ्रेंट न्यूरॉन्स के थ्रू इनपुट जाते हैं। जैसे आप हमको देख रही हैं, आँख से विजन जा रही है, ऐसा चेहरा है, आवाज कान से सुनी जा रही है, ये जा करके ऑप्टिक एरिया में, ऑडिटरी एरिया में, ऑल्फैक्टरी एरिया में, सब जगह ले जा करके इमेज क्रिएट करता है। उसके बाद प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स में इसकी इमेज बनती है, इमोशन बनता है कि ये व्यक्ति क्या चाह रहा है, क्या कर रहा है। उस इमोशन के अनुसार फिर इफरेंट न्यूरॉन के साथ वो सब जगह संदेश देता है। एक एक ऑर्गन को जैसा काम हो, मान लीजिए सपोज आपको कोई गाली दे रहा है, तो उसने क्या, ये आदमी गाली क्यों दे रहा है, तो आपके माइंड ने सोचा, पास्ट एक्सपीरियंस ने उसको हेल्प करी और उसने कहा इसको मारो, कैसे गाली दे रहा है। और इसकी स्पीड इतनी फास्ट है कि 1 सेकंड के 10,000वें हिस्से में ये काम हो जाता है। स्पीड, न्यूरॉन की जो स्पीड है वो 1 मिली सेकंड में, 1 सेकंड के 10,000 हिस्से में एक एंड से दूसरे एंड तक मैसेज ट्रांसफर होता है। और एक को नहीं होता ट्रांसफर, एक न्यूरॉन 10,000 न्यूरॉन को ट्रांसफर करता है और 10,000 न्यूरॉन फिर 10,000 न्यूरॉन करते हैं। मतलब 1 सेकंड के अंदर वो विचार मन मस्तिष्क में पूरी जगह छा जाता है। कब्जा है शरीर का, तो शरीर चाहता है सब कुछ हो, मेरे लिए हो, सब मेरे उसमें हो, किसी को कुछ न हो। और अगर उसको मिल जाता है जो वो चाहता है, तो अहंकार पैदा होता है, मुझसे बड़ा कोई नहीं, मैं ही सब महान, मैं बाकी सब तुच्छ है। अगर नहीं मिलता है तो क्रोध पैदा होता है, क्यों नहीं मिल रहा, मुझको क्यों नहीं मिल रहा, ऐसा क्यों नहीं हो रहा मेरे साथ। जिसको देखता है सामने, उस समझता है इसकी वजह से नहीं हो रहा, इसने गड़बड़ किया है, अच्छा, तो उसके प्रति द्वेष पैदा होता है, ईर्ष्या पैदा होती है। तो इसीलिए पूरे संसार में इतनी विवश स्थिति पैदा हो गई है। इतना विकराल रूप हो गया है इन सारे दुर्गुणों का कि अब मनुष्य के अंदर जब इसको हमने नापा साइंस में, तो ये पाया कि हमारी जो आत्मा की पावर है सिर्फ 3% बची है। 97% वी आर लॉस्ट। ओके, वो 3% पावर से हम जिंदा हैं, बीमारियों सहित। इस संसार का कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है समय बचा है जो बीमार ना हो। तन के मन के दोनों बीमारियां हैं। तो ये बीमारियां जो हैं उसको इनको अगर वो ठीक करना चाहता है तो अपने आप को आत्मिक स्वरूप में लाना पड़ेगा। और गीता के अध्याय में पूरी पुस्तक का सार ये है कि यह कर्म क्षेत्र, धर्म क्षेत्र है, ये शरीर, इस पर आत्मा रूपी अर्जुन का शासन होना चाहिए। अर्जुन को विस्थापित कर दिया गया है, आत्मा को विस्थापित कर दिया गया है। और इन कौरवों ने 100 जो हमारे आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, उन्होंने कब्जा कर लिया है। हाँ। और जो चाहती हैं ये वो कराती हैं मन से। इस कारण से ये प्रभाव गड़बड़ हो गया है। तो इसको ठीक करने का तरीका सिर्फ एक है कि ये शरीर के आकर्षण देवभान के बदले हम आत्मा के स्वरूप, आत्मिक स्वरूप में रहने लगे। हम अपने आप को आत्मा समझें, न कि शरीर। ओके। तो धीरे धीरे जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब ध्यान की गहराइयों में जाते हैं, तो ऐसा हो जाता है। अच्छा। हाँ, जब ये हो जाता है तो ये सब नष्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है। भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ ऐसे बहुत से लोग हैं उंगलियों में गिने जाने वाले, बहुत ज्यादा नहीं है। क्योंकि जिन गुणों का हम वर्णन कर रहे हैं, ऐसा व्यक्ति आपको बहुत बिल्कुल मैग्नीफाइंग ग्लास लेके ढूंढेंगे तो शायद आपको पूरे हिंदुस्तान में 1 या 2 आदमी मिलेंगे। क्योंकि इन विकारों से मुक्त होना के लिए बहुत गहन ध्यान चाहिए, बहुत गहन ध्यान चाहिए। तब जाकर के वो अपने आप को इनसे मुक्त कर सकता है। लेकिन इनसे देह भान से मुक्त होना ही हमारे जीवन का उद्देश्य है। तभी हमको जीने की कला समझ में आएगी और तभी हम सही जीवन जी सकेंगे। ओके, तो मैं आपसे अगर पूछूं कि कोई ऐसे 3 पॉइंट्स या 3 चीजें जो करके हम इन चीजों से मुक्त हो सकते हैं, कुछ ऐसे? देखिए, अब इसमें मैं आपको स्वस्थ रहने के लिए कुछ पैरामीटर्स बता दूं। हाँ जी। वो सबसे अच्छे हैं, उसी से ही सब कुछ हल हो जाता है। ओके। मनुष्य या सभी जीव जंतु प्राणी जितने पैदा हुए हैं साइंस के नियमों के अनुसार, ये सब इवॉल्व हुए हैं। ये सब धीरे धीरे बने हैं, एक साथ ऐसे नहीं थे ये। और मनुष्य उसमें से सबसे उच्चतम इवॉल्व प्राणी है।
पूरे इस संसार में जितने भी इवोल्यूशन हुआ है, हम भाग्यशाली हैं कि हमको उस प्रकृति ने सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थिति में दिया, जिसमें मन है और उसमें चेतना है, कॉन्शियसनेस है, और चेतना हाईएस्ट इवॉल्व है। जो हमारी कॉन्शियसनेस है वो हाईएस्ट इवॉल्व है। उस चेतना ने इस संसार में इतने आविष्कार कर डाले, इतनी चीजें डेवलप कर दी, कितना बड़ा हो गया। तो ये हमारी क्वालिटी है। तो उस की वजह से हमको थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि हम को करना क्या चाहिए था, जो हम नहीं कर पाए। ओके। तो पहले मनुष्य जो थे वो 4 पैरों में चलते थे, फिर खड़े हुए, हाँ। फिर चलने लगे, फिर बड़े बड़े हथियार अस्त्र बनाए उन्होंने लकड़ी के और पत्थर के, उससे शिकार करते थे। शिकार करके भोजन पाते थे। एक ही उद्देश्य था, इतनी चेतना बड़ी नहीं थी कि भोजन के अलावा और कुछ काम नहीं था। बाकी अपने झुंड को, समूह को, उसका रक्षा करना था। तो उसके लिए वायलेंस के लिए कुछ रखते थे, अस्त्र शस्त्र रखते थे, और शिकार के लिए अस्त्र रखते थे। इसका मतलब ये था कि उनको रोज फिजिकल वर्कआउट करना पड़ता था, काफी दौड़ भाग करनी पड़ती थी। तो पहली रिक्वायरमेंट है, हमारे जीन्स में भरा हुआ है कि हमको शरीर से परिश्रम करना है। पहला काम तो ये हो गया, जो हम नहीं कर रहे हैं। तो अब आपको ये तो करना, लेकिन इससे अकेले कुछ नहीं ठीक होने वाला। अगर इससे ठीक हो सकता तो आपने भी कुछ महीनों पहले, साल पहले देखा होगा कि यंग लोग जिनकी 6 पैक ऐप हैं, बहुत स्वस्थ हैंडसम लग रहे हैं, और ट्रेडमिल में दौड़ते उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा क्यों ऐसा? तो इसका कारण ये है कि खाली फिजिकल एक्सरसाइज से आप स्वस्थ नहीं रह सकते। ओके। तो पहली रिक्वायरमेंट ये है। ओके। दूसरी रिक्वायरमेंट है भोजन। भोजन कौन सा करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, तो कब करना चाहिए, ये भी। इसका इतिहास मैं आपको थोड़ा बता दूं, कैसे भोजन कैसे इवॉल्व हुआ। हम कभी इस पर जाते नहीं, सोचते नहीं कि ये कैसे, इसके बारे में अगर सोचें तो शायद हमको समझ में आने लगे। इसका एवोल्यूशन ऐसे हुआ कि इनिशियली जब शिकार करते थे तो क्या करते थे, जानवरों के फल उस जानवरों के वो खाते थे, मांस खाते थे। और उसके अलावा जो बचता था तो जो पेड़ पौधों में जो फल होते थे और कुछ साग सब्जियां होती थी वो खाते थे। यही हमारा राइट भोजन है, यही राइट भोजन है। अच्छा। यही ये करना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे क्या, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, गेहूं का आविष्कार 1000 साल पहले हुआ है। अच्छा। उसके पहले गेहूं नहीं था, कोई सीरियल ही नहीं था। ओह। सिर्फ फल थे, पौधे थे, और ये घास फूस थी, बस। ओके। उसके बाद जो संख्या बढ़ी तो सीरियल्स आए। सीरियल्स के बाद आपको सुनकर क्या आश्चर्य होगा, जो गेहूं आज आप खाती हैं ये 1947 के बाद का है। ये अच्छा। कि 68 एक गेहूं है जो बनता है सबसे ज्यादा उसी का आटा और सब चीजें बनती है। उसके बाद उसका और रिफाइंड भी हो गया, मैदा हो गई। ये सब बाद में हुआ। हमारे देश में बहुत सालों तक सिर्फ यहाँ मिलेट्स खाए जाते थे, मोटे अनाज खाए जाते थे, ज्वार, बाजरा, जौ, मक्का, चना, ये खाया जाता था। ये और गेहूं जो होता था वो भी एक कठिया गेहूं आता था। अच्छा। वो बिल्कुल पतला सा होता था, उसके अंदर बहुत कम होता था अंदर का जो गुदी, तो वो उसमें भी बहुत कम कार्बोहाइड्रेट थे। अच्छा। आज हम पूरे दिन, आप कल चार्ट बनाइएगा, आप सब लोग जितने लोग सुन रहे हैं सब लोग चार्ट बनाइएगा, हमने पूरे दिन में क्या खाया, तो आप ये पाएंगे कि 90% से ज्यादा सिर्फ आप कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। ओके। और कार्बोहाइड्रेट की संख्या मुश्किल से 10-20% होनी चाहिए। अच्छा। बाकी दूसरी चीजें होनी चाहिए। मतलब फैट है, फैट अनसैचुरेटेड फैट खाने चाहिए, और प्रोटीन खाना चाहिए। ओके। ये और कार्बोहाइड्रेट मिनिमम खाना चाहिए। हमारे शरीर के अंदर ऐसी फैक्ट्री है कि सबको, वो प्रोटीन में भी और फैट को कार्ब में भी सब आपस में बदल सकती है। अच्छा। हमारी ऐसी मैकेनिज्म बनी हुई, तो जो शरीर को रिक्वायर्ड है वो सब हो जाएगा। लेकिन जब हम कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा खाते हैं तो थोड़ी देर बाद हमारे शरीर में जो मैकेनिज्म है फैट सेल्स की, वो बंद हो जाती है और रेजिस्टेंट हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाता है। फिर वो शुगर ब्लड में सर्कुलेट करने लगता है और डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके। तो 2 काम करने हैं, एक तो एक्सरसाइज करनी है और दूसरा खाना खाना। ओके। खाना ये खाना चाहिए। अब यहाँ एक सवाल और पैदा होता है कि जब हम वो भोजन खाते थे शिकार करके, उस समय हमारे मन का विकास नहीं था, हम बहुत अविकसित मन के थे। तो हम खाते थे, ठीक है, और वही जंगली जीवन था हमारा,
जंगली जीवन था, मारा खाया, फिर अपने झुंड का रक्षा करी और सो गए। मतलब मारा खाया, मैथुन और भोजन, बस इसके अलावा कुछ नहीं था। हाँ। कुछ था ही नहीं। हाँ। लेकिन जब चेतना इवॉल्व हो गई तो वो सब चीज़ सेकेंडरी हो गई। तो उसके लिए हमको अपने भोजन में वो चीज़ें खानी चाहिए जिससे हमारी चेतना जो है वो सात्विक रहे। ऐसा भोजन क्या है? हाँ, अब सारे वेजिटेरियन भोजन ऐसे ही है। अच्छा। लेकिन नॉन वेजिटेरियन भोजन में प्रोटीन बहुत है। लेकिन नॉन वेजिटेरियन भोजन में एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? कि वो किसी न किसी जीव की हत्या करके बनाया जाएगा, कोई सा भी जीव हो। जब उसकी हत्या होती है उस समय उसके अंदर कितनी घृणा, कितना द्वेष, कितना क्रोध उसके अंदर पैदा होता है। और ये सारे के सारे थॉट्स एक वाइब्रेशन होती है और उसी भोजन में रहती है। तो जब आप उस भोजन को करते हैं तो वो आपके अंदर भी सर्कुलेट करती है और आपके विचार भी वैसे ही बना देती है। ओके। हमारे सनातन धर्म में तो यहाँ तक कहा गया है कि वो भोजन भी नहीं करना चाहिए जिससे विचार उत्तेजक होते हों, जैसे प्याज, लहसुन और मसाले, इसको भी वर्जित किया गया है। लेकिन कम से कम नॉन वेजिटेरियन फूड तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाना चाहिए। हाँ, अच्छा। और आजकल ये वीगन फूड जो आ गया है, वीगन तो वेजिटेरियन फूड है, लेकिन उसमें मुख्य बात ये है जो 3 आइटम है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट कम होना चाहिए। बाकी आप कुछ भी खाते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ता। और खाना कम चाहिए। अच्छा। खाना हम जरूर से ज़्यादा खाते हैं। अच्छा। हाँ, तो अगर खाना कम खाएंगे तो ज़्यादा स्वस्थ रहेंगे। और आजकल जो एक्सरसाइज एक्सपेरिमेंट्स किए गए उसमें पाया गया कि अगर 12 से 16 घंटे की फास्टिंग रहे तो हम ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम 24 घंटे खाते हैं। 12 से 16 घंटे की फास्टिंग। ओके। आप अगर रात में खाना खाते हैं तो 12 घंटे की फास्टिंग होती है। तो 12 घंटे तो बहुत आसान है। हाँ। उसको 16 घंटे करना और भी आसान है। बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन भोजन करना कब चाहिए? कब करना चाहिए? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो भोजन करने का समय है, एक खाना आप सुबह खा लीजिए 8, 9, 10 बजे के बीच में, उसको आप ब्रेकफास्ट या कुछ भी नाम दीजिए। और एक खाना इवनिंग खा लीजिए। दे आर मोर देन। अच्छा। इवनिंग का खाना, और ये खाना सूर्यास्त के पहले खाना है। ओके। तो क्यों सूर्यास्त से क्या लेना देना? हाँ, उससे सन क्या से क्या मतलब है? फर्क पड़ता है? हमारे सबके हाइपोथैलेमस ब्रेन में एक ग्लैंड है हाइपोथैलेमस। ओके। तो हाइपोथैलेमस में एक क्लॉक लगी है, उसका नाम है बायोलॉजिकल क्लॉक। ओके। वो बायोलॉजिकल क्लॉक सूर्य से चलती है। तो जो हमारे शरीर में हार्मोन्स पैदा होते हैं, एंजाइम्स पैदा होते हैं, जो तमाम तरह के न्यूरोट्रांसमीटर पैदा होते हैं, और वो सब उस सन से लिंक्ड टाइम पे पैदा होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक आध नाम बता देता हूँ, बहुत इस पॉडकास्ट के लिए ज़्यादा हो जाएगा, कि इंसुलिन सुबह 4 बजे से 6 बजे तक रिलीज होता है। हाँ। ग्लूकागॉन भी तभी रिलीज होता है। कॉर्टिसोल हार्मोन, जो स्ट्रेस हार्मोन है, वो सुबह 4 बजे से 8 बजे तक रिलीज होता है। तो उनकी रिलीज के टाइम हमको हार्मोनी में रहना, संतुलन में रहना चाहिए। ओके। और अगर उस समय यदि हम सो रहे होते हैं तो हम उत्तेजना में होते हैं। उस समय की जो हमारी स्लीप होती है, वो बीटा वेव स्लीप होती है, उसमें नाइटमेयर्स आते हैं। आपने कभी गौर करके देखा होगा अपने जीवन में कि अगर सवेरे सोइए तो ऐसे डरावने सपने आते हैं कि समझ नहीं जाता है, जो आपके जीवन में कभी हुए नहीं है वो भी आप कहता है, विमान छूट गया, ट्रेन छूट गई, एक्सीडेंट हो गया। ये सब पास्ट जीवन की रिकॉर्डिंग्स हैं जो चलती रहती हैं। अच्छा। हाँ, तो वो आपको एक्साइट करते हैं। आप लेटी तो सीधे हैं, लेकिन आपका माइंड जो है वो इमरजेंसी में है, इमरजेंसी मोड में है। अगर एक्सीडेंट हो गया है तो आपको डर लगेगा, भय लगेगा, गुस्सा लगेगा, सब कुछ होगा ना। तो उसको कहते हैं सिंपैथिक ओवरड्राइव। तो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम बना है इसीलिए कि आपको उससे बचाए। लेकिन सिंपैथिक नर्वस सिस्टम खाली इसलिए है कि हम उतने क्षणिक मोमेंट के लिए ऐसा हो, लेकिन लगातार अगर सिंपैथिक ओवरड्राइव में रहेंगे तो आपके शरीर असंतुलित हो जाएगा, बीमार हो जाएगा। ओके। आज की तारीख में हम 24 घंटे सिंपैथिक ओवरड्राइव में रहते हैं। ओके। जब हम प्रेम, करुणा, दया, शुभभावना, शुभकामना करते हैं तो हमारे पैरासिम्पैथिक सिस्टम स्टिमुलेट होता है और हमको बैलेंस में रखता है, हमको हार्मोनी में रखता है। तो हमारा सब कुछ वैसा होता है जो हमको हेल्दी रहना चाहिए। ओके। और जब हम क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, लड़ाई झगड़ा, मारपीट करते हैं तो हम सिंपैथिक ओवरड्राइव में जाते हैं। और उस समय जो कुछ भी अंदर हमारे घटित होता है, हार्मोन में, नर्वस सिस्टम में, सब जगह, वो सब हमको बीमार करता है। ओके।
तो बीमार कौन कर रहा है? हम आप खुद खुद हम स्वयं जिम्मेदार हैं। तो ओके न तो हमारा भोजन ठीक है, न हमारा एक्सरसाइज ठीक है, और न हमारे विचार ठीक हैं, तो कैसे ठीक होगा ये? जी। एंड सर आपने अभी स्लीप की बात करी, नींद की बात करी, और बचपन से हम पढ़ते आए कि अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो आजकल की जो जेनजी जनरेशन है, हमारी स्लीप साइकिल बहुत ही ख़राब हो रखी है, तो इसका क्या असर पड़ता है हमारी हेल्थ पे? स्लीप का काम है मेंटेनेंस एंड रिपेयर करना। हमारे शरीर में हर पल घटित होता रहता है कुछ न कुछ अंदर, तमाम तरीके के लैक्टिक एसिड बनते हैं, तमाम तरीके की चीजें बनती हैं जो हमको कमजोर करती हैं और कुछ सेल्स को डिस्ट्रॉय करती हैं। तो स्लीप का काम है मेंटेनेंस एंड रिपेयर करना। ओके। तो उसलिए उसका रिक्वायरमेंट जो फिक्स्ड है कि 6 से 8 घंटे की स्लीप आपकी होनी चाहिए, डीप स्लीप होनी चाहिए। ओके। उसके तमाम तरीके की स्लीप है, अल्फा बीटा थीटा डेल्टा। तो उसमें जो स्लीप है वो जो पीसफुल स्लीप है वो कम से कम 3-4 घंटे की होनी चाहिए। बाकी नॉर्मल वैसी हो सकती है, लेकिन 3-4 घंटे तो बिल्कुल डीप स्लीप होनी चाहिए। अच्छा। तो ही हम स्वस्थ रह सकते हैं। अगेन हम लिंक्ड हैं सूर्य से, तो सोने का समय फिक्स है। सोने का समय यह है कि शाम के सूर्यास्त के 2.5 घंटे बाद सोना चाहिए। इतनी जल्दी? मतलब ये हमारे लिए तो जल्दी है। 9:30-10 बजे। हाँ, ओके। और सूर्यास्त के सूर्योदय के 2.5 घंटे पहले जगना चाहिए। ओके। मतलब वही 3:30-4 बजे। तो ये सोने का टाइम है। इस समय हम हार्मोनी में रहते हैं। आप करिए कुछ भी, लेकिन उससे आप सिर्फ बीमार होंगे, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। और इसी वजह से इतनी बीमारी, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा इसी वजह से हो रही है कि हम स्लीप साइकिल को ही एकदम उल्टा कर दिए हैं। हाँ, मतलब और वास्तव में ऐसा है, अलग है। ऐसा है कि ये हमारा भ्रम है कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग अपने प्रोग्राम खुद ही बनाते हैं। चाहे नौकरी करें तो नौकरी सवेरे 9 बजे से शाम को 5 बजे तक करेंगे ना। अगर आप जल्दी सो जाएंगे तभी आप सवेरे उठ सकते हैं। जगने के लिए सोना पहले जरूरी है। तो अगर आप 9:30 बजे सोएंगे तभी आप सुबह 4 बजे उठ सकते हैं। अगर रात के 12-1 बजे सोएंगे तो नहीं उठेंगे। तो पूरी की पूरी साइकिल आपकी रिवर्ट होगी। इसको 1958 में एल्बर्ट फ्रेंच ने, एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने इसका नाम दिया क्रोनोमेडिसिन। ओके। उनको 1958 में नोबेल अवार्ड मिला। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है, ये नोबेल अवार्ड तो आज से कई हजार वर्ष पहले हमारे साइंटिस्ट, जो हमारे ऋषि मुनि होते थे, वो सब साइंटिस्ट थे। उनको मिलना चाहिए, जिन्होंने जो अभी आपने सेंटेंस बोला कि अर्ली टू बेड, ये जो अभी आपने बोला कीप्स यू फिट, हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, तो ये बात तो उस जमाने की, किसी ने उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया, लेकिन ये सब साइंस है। अच्छा। नथिंग, मतलब आप आज की बात सुन करके आप सभी लोग समझ जाएंगे कि ये बात ऐसी करनी चाहिए। अभी तक आपको किसी ने ये नहीं कहा कि ऐसा होता क्यों आप उठें। आपके माता पिता ने कहा हाँ जल्दी उठो, जल्दी सो। क्यों जल्दी उठें? सब तो देर तक सोते हैं और हम देर तक जगते हैं, तो हम क्यों उठें? लेकिन आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको और आपके सभी श्रोताओं को समझ में आ गया होगा कि क्यों जल्दी उठना चाहिए, और उससे बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। एंड बेसिकली क्या है ना, जो कुछ पूरे हमारे साथ घटित हो रहा है, ये सब न्यूरल फायरिंग है जो लगातार हो रही हैं। और न्यूरल फायरिंग अगर नॉर्मल तरीके से होती हैं, काम एंड क्वाइट रखती हैं, तो हमको स्वस्थ रखती हैं। अगर नहीं होती हैं तो हमको बीमार करती हैं। तो आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं, सब कुछ वो कर रहे हैं जिससे हम बीमार हों, इसलिए सब बीमार हैं। तो सर एक सवाल मैं पूछना चाहूँगी, मतलब आज के टाइम में हेल्दी रहने के लिए हमें कैसी एक्सरसाइज करनी चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज कब करनी चाहिए? देखिए, इसके लिए समझने की 2 चीज़ें आवश्यक हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट आपका सवाल है। एक्सरसाइज जब भी करें उस समय सूर्योदय हो चुका होना चाहिए। अच्छा। सूर्य की रोशनी में होना चाहिए, ओपन में होना चाहिए। जो जिम है दे आर नॉट गुड। कारण उसका बताऊं क्या है। कारण क्या है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ जाती है। बंद कमरे के अंदर ऑक्सीजन होती नहीं। नहीं होती। 25 आदमी है तो और कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो आपने एक्सरसाइज करी, आप हाफने लगे, हाफ के क्या लिया आपने? कार्बन डाइऑक्साइड। आपको हेल्दी नहीं करेगी। इसीलिए कभी भी सूर्यास्त के बाद एक्सरसाइज करने के लिए मना किया गया है।
बेस्ट एंड सिंपलेस्ट एक्सरसाइज है, सिंपलेस्ट, ब्रिस्क वॉक। ओके। सुबह 45 मिनट्स, शाम को 30 मिनट्स, और दोनों सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले। हाँ। जैसे हम जब रात का अंधेरा हो जाता है तो हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाती है, ऑक्सीजन घट जाती है। हाँ। तो अगर हम रात की एक्सरसाइज दौड़ेंगे, आपने बहुत लोगों ने देखा है कि रात में खाना खाने के बाद हाँ, दौड़ लगाते हैं, टहलते हैं, टहलते हैं, हाँ, दौड़ते हैं, दौड़ भी लगाते हैं लोग। तो वो सब बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप जितना एक्सरसाइज करेंगे उतनी कार्बन डाइऑक्साइड आप इंजेस्ट करेंगे। ओके। तो इनहेल जब कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे तो डैमेज करेगी। तो इसका समय है, और ये 2 एक्सरसाइज कर लें। उसके अलावा कुछ फिजिकल एक्सरसाइज भी, कुछ योगा एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, कुछ थोड़ी बहुत जिम की भी जो एक्सरसाइज आजकल, इसीलिए आपने देखा है कि पार्कों में ओपन जिम होता है। हाँ। दे आर गुड। ओके। दे आर वेरी गुड। तो सर अभी जो बात आपने कही है, हाँ। ये जिम ओनर्स नाराज नहीं हो जाएंगे? देखिए ऐसा है ना, मैं तुमसे कहूंगा कि वो भी प्रकृति के अनुसार जिम बनाएं, लगाएं, ओपन में लगाएं, जहां पर कि वो सभी लोग अच्छे से एक्सरसाइज कर सकें और लोगों का भला कर सकें। अब जिन्होंने बनाए हैं वो लोग तो अज्ञानतावश बने हैं, उनको ये नहीं पता कि बंद जगह पर एक्सरसाइज नहीं की जानी चाहिए। तो इसमें तो उनको अपना ज्ञान बढ़ावें और वो कर सकते हैं। अब कुछ जगह पर जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है कि पार्कों में जिम लगे हुए हैं, दे आर वेरी गुड, इट शुड बी डेफिनेटली डन। अमेजिंग, अमेजिंग। तो हम लोग अपने एक्सरसाइज में जो पेशेंट्स को, हार्ट अटैक के मरीजों को जब एक्सरसाइज कराते हैं, उसमें सिर्फ उनसे 2 एक्सरसाइज कराते हैं। सुबह 45 मिनट का ब्रिस्क वॉक, और शाम को 30 मिनट का ब्रिस्क वॉक, सूर्यास्त के पहले और सूर्योदय के बाद। ओके। ये हम दोनों काम कराते हैं। दिस मेक देम, जो बिल्कुल हार्ट ही नहीं चल रहा है वो दौड़ लगाने लगते हैं, दे बिकम फिट। ओके, नाइस। तो एक मिनिमम एक्सरसाइज ही काफ़ी करें, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है इमोशनल हेल्थ। मैं 3 कार्डिनल पॉइंट बताया था, चौथा इमोशनल हेल्थ है। और इमोशनल हेल्थ का मतलब है दैट वी शुड नो हाउ टू कंट्रोल आवर थॉट्स एंड इमोशंस। जो हमारे थॉट्स एंड इमोशंस निगेटिव हो गए हैं, वो थॉट्स एंड इमोशंस कैसे पॉजिटिव हों, जो पॉजिटिव थॉट है वो कैसे आए, निगेटिव थॉट हट जाएं, तो ही हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अगर ये हमारे पास निगेटिव थॉट रहेंगे तो हम स्वस्थ नहीं हो सकते हैं, ये गारंटेड है। हाँ, लेकिन ये होता नहीं है सर। मतलब चाहे जितना हम मोटिवेशनल कोट्स पढ़ लें और बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन लें, उस वक्त तो हमें लगता है हाँ सब कुछ ठीक है, अब हम झंडे गाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन जब कुछ चीज़ें गलत हमारे साथ होती हैं तब सारी चीज़ें उल्टी पड़ जाती हैं, तब क्या करें? बहुत बहुत सही सवाल है। इसके लिए आपको अपने माइंड को और समझना पड़ेगा। मतलब सबसे बड़ा मुझे कभी कभी लगता है कि इस संसार का सर्वश्रेष्ठ कंप्यूटर जानते हैं कौन सा है? ये शरीर। इससे बढ़िया कंप्यूटर है नहीं। जब कभी इसकी अंदर की आप देखें कार्यप्रणाली तो आपको लगेगा ये होता कैसे है? इतना सब कुछ हार्मोनी में, इतना बैलेंस्ड, जरा सा भी डिस्टर्ब हो जाता तो बीमार हो जाते हैं। हाँ, लेकिन और इसका सर्वश्रेष्ठ सॉफ्टवेयर कौन सा है? दिमाग, इसका मन, माइंड सोचता है जो, वो इसका सॉफ्टवेयर जिसको रन करता है पूरा, और वो जीवनदायिनी शक्ति पूरी कंप्लीट, वो है सॉफ्टवेयर। ओके। तो बेसिकली इसके पूरे सिस्टम को अच्छी तरह समझना हमारी सबसे बड़ी आवश्यकता है। मतलब मैं अक्सर ये कहा करता हूँ कि हर व्यक्ति का ये पहला धर्म है, पहला कर्तव्य है कि वो अपने आप को समझे। मैं कौन हूँ, मेरा इस शरीर से क्या संबंध है, मेरा उस परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है, मैं कैसे सही रह सकता हूँ। अच्छा। इस सबका जानना उसका सबसे पहला कर्तव्य होना चाहिए, जिसका नितांत अभाव है आज की जनरेशन के पास। आज की जनरेशन क्या कहूँ, जो बड़े बड़े सीनियर लोग उनको नहीं पता तो कैसे, और जिनकी ड्यूटी थी हमारे धर्माचार्यों की, हमारे बड़े बड़े पंथ वालों की, वो लोग खुद ही इस सब वैज्ञानिक परिचर्चा से बाहर हो गए और सिर्फ कर्मकांड लेकर रह गए। तो वो कर्मकांड को ही धर्म समझ बैठे सब लोग, किसी भी संप्रदाय में हो, इसलिए ह्रास हुआ है। तो इसके लिए हमको सबसे पहला समझना है कि ऐसा क्यों नहीं हो पाता है कि जब वास्तविक समय आता है और हमें सही ज्ञान की आवश्यकता होती है तो वो चला जाता है। वो उसका कारण है कि हम अपने मन को समझें। मन कैसे काम करता है? मन के 3 पार्ट हैं। एक है कॉन्शियस मन, माइंड, एक है सबकॉन्शियस माइंड, और एक है
अनकॉन्शियस माइंड। Unconscious, हाँ। जो कॉन्शियस माइंड है, जिसकी परसेंटेज बहुत कम है, वो 3 से 5% है। सब कॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड वो 95% है। ओह, ओके। चेतन मन 3 से 5% है। अब वो चेतन मन 95% से 97% है। अब वो चेतन मन में क्या है? व्हाट इज देयर? कॉन्शियस मन तो आप दिख रहा है आपको कि आप जो सोच रही हैं, वो जो विचार हैं, यही चेतन मन है, आपका यही कॉन्शियस माइंड है। हाँ। तो अवचेतन मन क्या है? अवचेतन मन इस पूरे जीवन काल की, जब से पैदा हुए तब से अब तक की ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग है। ओह, ओके। पूरी रिकॉर्डिंग है। और हम जब कोई प्रश्न इस मन के सामने आता है, कोई परिस्थिति, कोई व्यक्ति, कुछ भी आता है, तो ये सब कॉन्शियस माइंड उसको गाइड करता है, उस कॉन्शियस चेतन मन को, अच्छा। कि ऐसा करो। तो जैसा मेरा व्यक्तित्व था, उसको ऐसे गाइड करता है। यदि मेरा व्यक्तित्व लड़ाई झगड़े का है, तो बताए कोई गाली दे रहा, दो झपड़ मारो, इसको सही कर दो, दूसरा मारेगा कि इसको लाओ बंदूक, उसको मार दे। एक कह रहे समझाओ, बेकार है, कंफ्यूज है ये। दूसरा कह रहे बैठो, जाओ, खुद बैठो, पानी पियो, चलो जाओ। तो ये सारी जो बातें हैं, ये हमारी ओन पर्सनालिटी का पार्ट है। ओके। और एक बात और आपको बता दूं, जिससे आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए, ये एक जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का है। इसका मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक, इसका साइंटिफिक प्रूफ बता सकता हूँ। हाँ। ये आप नोट कर लीजिए। इस पर बहुत चर्चा होती है कि जन्म होते हैं, नहीं होते हैं, कहाँ जाते हैं। हाँ, तो ये इसका आंसर ये है, साइंस कहती है कि एनर्जी वंस प्रोड्यूस्ड कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज द फॉर्म बट इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। अच्छा। तो हम सब के सब अजर अमर अविनाशी हैं, हमारी मृत्यु नहीं हो सकती है। अच्छा। हम चूंकि शरीर के भान में रहते हैं, अपने को शरीर ही समझ बैठे हैं, इसलिए शरीर के नष्ट होने पे उसी को मृत्यु समझते हैं। तो उस मृत्यु शरीर की, हमारी नहीं है। ये तो शरीर तो मेरा है, मिला इस जन्म में, इसलिए शरीर के साथ हम चल रहे हैं। तो मृत्यु नहीं होनी हमारी, अच्छा। किसी की मृत्यु नहीं हो सकती है। ओके। सब अजर अमर अविनाशी है। फॉर्म बदल जाएगा, अभी शरीर के अंदर है, फिर शरीर के बाहर सिर्फ एनर्जी के रूप में बने रहेंगे। फिर जब उसको मौका मिलेगा तो फिर जन्म लेगा। वो उसके कर्म के जो सब कॉन्शियस माइंड है, वो सारे कर्म फल ले जाता है साथ में। ओके। इसीलिए ये सारी घटनाएं होती हैं। किसी व्यक्ति को कहाँ क्यों जन्म मिल रहा है। एक आदमी है, किसी के घर में जन्म लेता है, राजा बनता है, राजकुमार होता है। एक जन्म लेता है, भिखारी घर में पैदा होता है, भिखारी होता है। क्यों? ओके। क्या कारण है? हाँ। ये उसके संचित कर्मों का फल है, अच्छा। जो वो लेके जाता है, साथ लेके जाता है। ओके। इसलिए हर मनुष्य का ये धर्म है कि वो इसी जीवन काल में अपने आप को साधारण मनुष्य से देवतुल्य आत्मा बनाए। अच्छा। भगवान राम की न केवल उपासना करे, बल्कि स्वयं राम बने। ये कर्तव्य है मेरा कर्तव्य ये नहीं है कि हम भगवान राम का नाम लेके या किसी और का नाम लेकर के हम युद्ध करें, लड़ाई करें। कर्तव्य नहीं। तो हमको इसी जीवन काल में, क्योंकि हम तभी तक अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं जब तक ये शरीर मिला है। जिस दिन ये शरीर नहीं रहेगा, उस दिन हम कुछ नहीं कर सकते, फिर शरीर का इंतजार करना पड़ेगा। हाँ। ओके। क्योंकि शरीर माध्यम है, रथ ये है, ड्राइवर अकेले कुछ नहीं कर सकता। अच्छा सर, आज के टाइम में क्या है ना, आज के टाइम में हम भाग रहे हैं, मतलब कोई सक्सेस के पीछे भाग रहा है, कोई पैसों के पीछे भाग रहा है, और कई बार ऐसा होता है हम चीज़ें अचीव भी कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम परेशान रहते हैं, उसके बाद भी हम डिप्रेस्ड रहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ऐसा है, लक्ष्य बनाना बुरा नहीं है। जब भी हम कोई काम करेंगे, लक्ष्य तो बनाएंगे, उसमें कोई दुरा नहीं है। लेकिन उसके साथ एक और चीज हम पैदा कर लेते हैं जो गलत है। हम लक्ष्य से आसक्ति कर लेते हैं, अटैच हो जाते हैं कि ये ही हो, ऐसा ही हो। हाँ। तो इसके कारण से आप दुखी रहते हैं। जीवन क्या है? जीवन सिर्फ ये वर्तमान है, वर्तमान पल ही जीवन है। जो पल गुजर गया, वो पल तो खत्म हो गया, वो तो दोबारा कभी आएगा नहीं, तो वो जीवन नहीं था। जो पल आगे आएंगे, वो पल भी जब आएंगे तो वर्तमान में बन के आएंगे। हाँ। तो हम जीवन में जीते ही या तो पास्ट में जीते हैं या भविष्य में जीते हैं। तो जब पास्ट में जीते हैं तो क्या होता है, हमारे सोचने की कला गड़बड़ है। तो हम हमेशा उन घटनाओं को याद करते हैं जिन घटनाओं ने मुझको दुख दिया है, जिन व्यक्तियों ने मुझे दुख दिया है, तो उसको देख करके दुख होता है, ईर्ष्या होती है, घृणा लगती है, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ।
और जब हम भविष्य में देखते हैं तो सोचना नहीं आता, तो इसलिए हम तब भी उल्टा सोचते हैं, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, फेल ना हो जाए, ऐसा सक्सेस ना मिले, और वो भी उल्टा उल्टा सोचते रहते हैं। तो उस समय भय में रहते हैं। तो हम पूरे जीवन या तो दुख में रहते हैं या भय में रहते हैं। आनंद में तो कभी आते ही नहीं है, खुशी में तो कभी आते। खुशी आनंद वर्तमान में है जो है। तो यदि अगर आप इसको सही करना चाहते हैं तो आप लक्ष्य बनाएं, लक्ष्य से आसक्त नहीं, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो पूरा प्रोसेस है, अच्छा, उस प्रोसेस को एंजॉय करें। सपोज आपने कोई एक लक्ष्य बनाया कि हमें अपने करियर में ये बनना है, उस करियर के बनने के लिए हमको ये स्टेप उठाने हैं, तो हर स्टेप का आनंद लें। लक्ष्य रखा, लक्ष्य को देख के कर रहे हैं, लेकिन लक्ष्य जो उचित होगा मेरे साथ होगा, अनुचित क्यों होगा। और जब मैं यहाँ पर मैंने लक्ष्य रखा है, तो जो मैंने सोचा होगा वही, उसके अलावा कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन उसके लिए आपका पवित्र होना बहुत आवश्यक है। आपके थॉट्स प्योर होने चाहिए, आपके अंदर किसी के प्रति द्वेष नहीं होना चाहिए, कोई घृणा नहीं होनी चाहिए, कोई वासना नहीं होनी चाहिए। जब कुछ नहीं होगा तो ही हमारे थॉट्स प्योर होंगे और वो हमको वो लक्ष्य पूरा करा देंगे। ओके। तो सर, आपने अभी लक्ष्य की बात की, तो जिंदगी में हमें कैसे लक्ष्य हम बनाएं और उनको पूरा करने के लिए हम क्या करें? कभी भी लक्ष्य बनाने के पहले सबसे पहला काम होता है आत्म परीक्षण, इंट्रोस्पेक्शन। ओके। खुद आप अपना विश्लेषण करें, मेरे अंदर क्या काबिलियत है, क्या कैपेबिलिटी है, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। उसके अनुसार लक्ष्य का निर्धारित करें जो कि अचीवेबल हो। लेकिन अक्सर हम लोग भयवश लक्ष्य बहुत छोटे बनाते हैं, नीचे बनाते हैं, जो अचीव भी कर सकते हैं वो भी नहीं बनाते। तो इसलिए वो लक्ष्य प्राप्त नहीं, जो आपने बनाए नहीं तो प्राप्त कहाँ से हो जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हाँ। वो ये है, लक्ष्य क्या है, थॉट्स, और तो कुछ है नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने एक मेडिकल कॉलेज बनाना था, इट इज थॉट। हाँ, थॉट था। उस थॉट के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए थी वो सब इकट्ठा की, वो सब की, करते करते इतना बड़ा संसार बन गया, तैयार हो गया। तो थॉट ही है मूल जनक इस पूरे ब्रह्मांड की जेनेसिस का। ओके। तो उन थॉट्स की, और हर थॉट की एक फ्रीक्वेंसी होती है। थॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है ये। तो जो भी करंट होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट है और वो फ्रीक्वेंसी बनाता है। ओके। वो फ्रीक्वेंसी इस ब्रह्मांड में बहुत सारे थॉट्स विच चल रहे हैं, करोड़ों मिलियंस ऑफ पीपल आर देयर, मिलियंस ऑफ थॉट्स आर देयर। ओके। ये लोकली है, इसके ऊपर भी है। तो लोकल जो थॉट आप पैदा करते हैं, तो जैसे आप थॉट पैदा करते हैं वैसे लोगों के साथ आपका कनेक्शन यहाँ से हो जाता है। ओके। कभी आपने नाम सुना होगा टेलीपैथी, कि मैंने उसको याद किया, उसने टेलीफोन कर दिया। ये वही कनेक्शन है। ओके। तो लेकिन हम जानते नहीं है। तो जो आपको चाहिए, जो आप चाहते होना चाहिए, पहले तो वो चीज, पहली कंडीशन है वो पॉजिटिव होना चाहिए। इट हैज टू बी पॉजिटिव। नेगेटिव होगा तो कभी नहीं पूरा होगा। पॉजिटिव करिए थॉट, पॉजिटिव लोगों के साथ फिर आप उसको इंटेंस मेडिटेट करिए, ध्यान लगाइए उस थॉट पर, और उस थॉट से फिर आपके चारों तरफ से लोग इकट्ठा हो जाएंगे और वो थॉट कई हजार गुना ऑगमेंट हो जाता है। अच्छा। इसीलिए कभी कभी आपने सुना होगा, साहित्यिक लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जब कोई आप अच्छे काम का मन में धारणा लें तो पूरी कायनात आपकी मदद करने लगती है। वही है कायनात। अच्छा। ओके। तो ये फ्रीक्वेंसी ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे मोबाइल है। मोबाइल में एक फ्रीक्वेंसी है, टावर की एक फ्रीक्वेंसी है। जब आपके मोबाइल की फ्रीक्वेंसी उस टावर की फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है तो चलने लगता है, इंटरनेट खोल देता है, पूरा संसार उसके सामने आ जाता है। और अगर जब वो नहीं होता है तो कुछ नहीं करता, जो उसके अंदर डेटा पड़ा होता दिखाता है। हाँ। तो इसलिए हमारा पहला कर्तव्य है कि हम पॉजिटिव थॉट को इंटेंसिफाई करें। ओके। बिल्कुल। और ये तय कर लें, नहीं ऐसा ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है, और लगन से जुट जाएं। लेकिन उस टारगेट के प्रति आसक्ति ना हो, अटैचमेंट ना हो। अटैचमेंट बहुत बड़ा दुख का कारण है। फिर उसके बाद अपने आप को डायरेक्ट करें कि जो सर्वश्रेष्ठ होगा मेरे साथ होगा, जो होगा वो सब। हमको क्या पता क्या अच्छा है क्या बुरा है। हमारी जो विजन है वो बहुत नैरो है। हमें अगले पल का नहीं पता क्या होगा। पता है किसी को? नहीं पता। जिसको अगले पल का नहीं पता है वो कैसे जो है इतनी लंबी योजना बना सकता है। हाँ। तो इसलिए उसको, योजना को ब्रह्मांड में छोड़िए। आपने अपनी बुद्धि लगाई, अपना विवेक लगाया, अपना टारगेट बनाया और टारगेट के साथ काम करने लगे और जुट गए और हर उस प्रोसेस को आपने एंजॉय किया।
ओके उसका उसका एंजॉयमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आप खुश होंगे, कोई काम आप प्रसन्नता से करिए, उमंग से करिए, उत्साह से करिए, तो हल होगा। अगर आप डिप्रेस होके पता नहीं होगा नहीं होगा क्या करेंगे, सब लोग होते ही नहीं, ऐसा लोग सोचते रहते हैं, करते रहते हैं, तो कभी नहीं होगा, आपका भी नहीं होगा। ओके और कुछ अच्छे साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने इस पर एक्सरसाइज करी और ये पाया कि एक लुइस हे एक साइंटिस्ट है, साइकोलॉजिस्ट है अमेरिका की, उसने उसके जीवन में बहुत सारी दुर्घटनाएं घटी। मतलब उसके जीवन में जितने दुख हो सकते सब हुए। यू कैन हील योर माइंड, यू कैन हील योर बॉडी, उसने किताब लिखी हुई है, बहुत अच्छी किताब है, मैं दर्शकों से कहूँगा जरूर पढ़ें इसको। यू कैन हील योर माइंड एक किताब है, एक यू कैन हील योर बॉडी। ओके और उसमें उसने ये अपने पूरा जीवन का समझाया उसने। अच्छा पूरा अपना जीवन बताया। तो उसके जीवन में जितने तरीके के दुख किसी स्त्री के जीवन में हो सकते हैं, उतने सब उसके साथ हुए, अल्टीमेट हुए। और उसके बाद अल्टीमेटली लास्ट होते होते चूंकि उसके जो थॉट्स थे वो सब नेगेटिव थे, तो अल्टीमेटली होते थे उसको कैंसर भी हो गया, सर्वाइकल कैंसर भी हो गया। ओके जब सर्वाइकल कैंसर हो उसके बाद उसको समझ में आया ये हुआ क्यों सब। देन ही क्रिएटेड कि इन कारणों से हुआ, और जो मेरे स्वयं के थॉट्स थे, तो उसने ये लिखा है अपने उस पूरी एक्सरसाइज में कि हमको जिस तरीके से जो बीमारी पैदा होती है उसके लिए कुछ थॉट्स हैं, उस थॉट्स के जिससे पैदा हुई है तो उसके अपोजिट को वो एफर्मेशन कराती है। अच्छा कि आप ये अपने आप को बार बार कहिए। जैसे पहला ये होता है मैं स्वस्थ हूँ, हाँ मुझसे मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, मेरा हर अंग स्वस्थ है, मैं सुंदर हूँ, मैं अपने आप से प्रेम करता हूँ, मेरे से अच्छा कोई नहीं हो सकता। इस तरीके की पॉजिटिव एफर्मेशन करा करके उसने बहुत हजारों लाखों लोगों का इलाज किया। अच्छा इस इज स्टिल लाइव इन अमेरिका एंड स्टिल डूइंग दिस थिंग। अच्छा ओके इसी तरीके से और भी एक किताब है द सीक्रेट, सब नाम सुना होगा आपने। उसमें भी उन लोगों ने इसी बात को डिस्क्राइब किया जो वाइब्रेशंस की बात करते हैं कि पूरा ब्रह्मांड सुन रहा है और जो आप चाहते हैं वो आके कलेक्ट हो जाता है आपके साथ। हम चाहते ही उल्टा है, इसलिए वो उल्टा होता है। ओके तो इसलिए मतलब क्रिएटर, वी आर द क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी, Okay. but we don't know, that's why we create wrong things. And when the wrong things they appear, then we feel why it has happened to me. तो इसमें आपको बहुत ही, मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि कभी भी 1% नेगेटिव थॉट्स आने मत दीजिए, सपने में भी आने मत दीजिए, किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। रिसर्चर्स ने प्रूव किया है। आपको एक और बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ। इतना कैंसर फैला हुआ क्यों फैल रहा है? हाँ कभी मन में विचार आया बिल्कुल। अभी क्यों आपको ऐसी चीज़ें, अभी हाँ। 20-25 साल पहले बिल्कुल नहीं था, नहीं था। नगण्य था। हाँ आजकल तो ऐसा लगता है कैंसर का ट्रेंड चल रहा है। मतलब आज से 30 साल पहले सिर्फ एक मशीन लगी थी कोबाल्ट की केजीएमसी में। एक कोबाल्ट एक बेसिक मशीन थी। ओके जो आजकल नए लीनियर एक्सेलरेटर आते हैं वो नहीं थे उस समय। आज शहर में गवर्नमेंट के केजीएमसी है, एसजीपीजीआई है, कैंसर इंस्टीट्यूट है, लोहिया इंस्टीट्यूट है, ये तो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट हो गए। प्राइवेट में ऐसे आधा दर्जन ज्यादा लोगों के यहाँ कैंसर की ट्रीटमेंट की मशीनें लगी हुई हैं और किसी में भी एक भी स्लॉट खाली नहीं है। हाँ जितनी देर मशीन चल सकती है उतनी देर 100% फुल है। हाँ ऐसा क्या हो गया? ऐसे कौन सी चीज ऐसी पैदा हो गई सबको कैंसर हो रहा है? उसका कारण है कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर तो हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर हैं, जैसे कोई आदमी सिगरेट पीता है, कोई तंबाकू खाता है, कोई स्मोकिंग है, या कोई और खान पान में गड़बड़ी है, या पॉल्यूशन है, ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर हैं। लेकिन ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर 25% हैं। 25% से 75% ये है थॉट्स। ओके वी आर हैविंग नेगेटिव थॉट्स ऑल द टाइम। कैसे बनता है, मैं आज कहिए तो मैं उसको भी आपको बता दूं बिल्कुल कि कैंसर बनता कैसे है। एंड उस पर भी नोबेल अवार्ड मिल चुका है उस पूरे प्रोसेस में, कि कैंसर बनने की प्रोसेस में। लेकिन उसको उस पर कोई चर्चा नहीं करता, उस पर कोई विचार ही नहीं करता। विचार खाली इस बात का होता है कि कीमोथेरेपी क्या हो जाए, रेडियोथेरेपी क्या हो जाए, क्या कौन सी सर्जरी कर दी जाए, और एडवांस सर्जरी कर दी जाए, रोबोटिक सर्जरी कर दी जाए। इस पर कोई विचार नहीं करता कि कैंसर पैदा क्यों हुआ, हाँ ये बीमारी हार्ट अटैक हुआ क्यों, ये डायबिटीज हुई क्यों, हाइपरटेंशन हुआ क्यों, उसका इलाज किया जाए ना। हाँ अगर कारण का ही निवारण कर दें तो फिर बीमारी खत्म हो जाएगी। हाँ तो कैंसर का ये मैकेनिज्म है कि
हमारे शरीर में जैसे थॉट्स होते हैं उसके अनुसार हमारा नर्वस सिस्टम, जैसा मैंने बताया, नर्वस सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम, न्यूरोट्रांसमीटर सिस्टम काम करता है और हर सेल के अंदर जाता है और हर सेल के अंदर वहां पर ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल पैदा करता है। ओके। हर सेल में उस ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल्स को उसकी माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल की होती है उसको मेटाबोलाइज करती है। ओके। तो जो मेटाबोलाइज करती है उसकी अपनी लिमिट है, सबकी, हर एक आदमी की लिमिट होती है, सेल की भी लिमिट है। तो वो है कि एक सेकंड में 60,000 ऑक्सीडेटिव फ्री रेडिकल को वो मेटाबोलाइज कर सकती है। ओके। उससे ज्यादा को नहीं कर सकती है वो। बाप रे। तो जब जब हम प्रेम में, करुणा में, दया में, शुभ भावना में, शुभ कामना में, जब पॉजिटिव थॉट्स में रहते हैं तो वो 60,000 के अंदर होती है। ओके। और जब जब हम ईर्ष्या में, द्वेष में, क्रोध में, मोह में, अहंकार में, काम में और लड़ाई झगड़े में जब होते हैं उनकी संख्या 2 लाख तक पहुंच जाती है। ओके। ओके। और वो कभी मेटाबोलाइज नहीं हो सकते, 60,000 तक लेके बाकी उसी के अंदर रहती है। तो वो सेल सब के सब जो है डिजीज हो जाती हैं और उसके बाद उन डिजीज सेल का हमारे शरीर में माइटोसिस लगातार होती है, सेल डिवीजन लगातार चलता है 24 आवर्स 365 डेज होता रहता है। कुछ सेल्स डिस्ट्रॉय होती रहती हैं, कुछ नहीं बनती रहती हैं। तो हमारे शरीर के अंदर एक डिफेंस आर्मी है, उसका नाम है इम्यून सेल्स। ओके। ये इम्यून सेल्स का ये काम है कि जो भी कैंसर सेल बने या कोई बैक्टीरिया या वायरस बाहर से आए तो उसको इंगल्फ करके, उसको डिस्ट्रॉय करके खत्म कर दें। ये उसका काम है। ओके। इम्यून सेल्स की ड्रास्टिक कमी हो चुकी है। जो जितने नेगेटिव लोग होते हैं उनकी इम्यूनिटी, इसीलिए उसकी कहते हैं इम्यूनिटी नहीं है। हाँ, तो हाँ, इम्यूनिटी हाँ, ना होने के कारण ये कि इम्यून सेल उनके अंदर ही नहीं है। ओके। एंड दे आर नॉट बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिशन ओनली, दे आर बिकॉज ऑफ द नेगेटिव थॉट्स। ओके। आपने अभी देखा एक घटना भी घटी है 2 साल पहले, कोविड की। कोविड। हाँ। कोविड में लोगों की डेथ हो गई, बिल्कुल देखते देखते आज उसको इन्फेक्शन का पता चला, पॉजिटिव रिपोर्ट आई और नेक्स्ट डे पता मर गए। तो बीमारी से नहीं मरे, वो शॉक से मर गए, मेंटल शॉक से मर गए। दे कुड नॉट सस्टेन कि हाँ ये ऐसा नहीं हो सकता है। मतलब कोविड के दौरान आपको सुन के आश्चर्य होगा, मैं मास्क भी नहीं बनता था, मैं कहता था ये हो ही नहीं सकता मुझे। ओके। ओके। और खाली ये था कि मैं ये थॉट्स देता था कि नहीं हो सकता है, जो बाकी चीजें करनी है, जो बचाव करनी है, लेकिन इसलिए भय, डर के रहना बेकार है। ओके। तो इसलिए थॉट्स का पॉजिटिव रखना हमें बहुत बहुत जरूरी है और तभी हम बीमारी से मुक्त हो सकते हैं। ओके, सो अपने थॉट्स को पॉजिटिव रख के भी हम सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो सर आपने अभी बताया कि अपने थॉट्स को हम पॉजिटिव रख के बड़ी बड़ी बीमारियों को मतलब दूर भगा सकते हैं, उनसे बच सकते हैं, लेकिन सवाल ये है कि अपने थॉट्स को हम पॉजिटिव रखें कैसे? बहुत जरूरी है सभी श्रोताओं को सुनना और समझना और करना। हमारे माइंड में जैसा मैंने बताया कि 2 पार्ट हैं, हाँ। एक कॉन्शियस और एक सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस। हाँ। उसको एक ही कैटेगरी में रखते हैं, सबकॉन्शियस अनकॉन्शियस माइंड। ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। चेतन मन, कॉन्शियस माइंड हमारे कंट्रोल में होता है, हम उससे सोचते हैं, उसी से काम करते हैं। हाँ। तो हमारा अवचेतन मन जो है वो विकारों से भरा हुआ है, सारे बुरे थॉट से भरा हुआ है, उनको ठीक करना है। कॉन्शियस माइंड एंड सब अनकॉन्शियस माइंड के बीच में एक बैरियर है बहुत मोटा। तो अवचेतन मन चेतन मन की कतई नहीं सुनता ही नहीं है। उसके जो भी गया आपके अभी इतनी देर के पॉडकास्ट में, वो सब आपके चेतन मन में है। हाँ। अवचेतन मन में कभी नहीं गया, कुछ गया ही नहीं। अच्छा। जा ही नहीं सकता, क्योंकि ऐसी बना हुआ है कि बहुत मोटा बैरियर है। उस बैरियर को हटने का जो टाइम होता है वो क्लियर माइंड्स होती है, दिन में 2 बार होती है। एक तो सुबह 4 बजे होती है और एक शाम को 6 बजे, जिसको हम गोधूली बेला कहते हैं, उस समय वो थोड़ा सा हल्का पड़ जाता है। ओके। तो यदि उस समय हम उस सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करते हैं तो वो सीख लेता है, समझ लेता है। ओके। और ज़्यादा अच्छे समझता है। बाकी देर करते हैं तो बहुत मामूली असर आता है या कोई असर नहीं आता है। एक तो ये टाइमिंग की बात हो गई। हाँ। दूसरा ये है कि एक घटना आपको हम बताना चाहेंगे, उसको आप समझेंगे तो आपको अच्छे समझ आ जाएगा कैसे सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। ड्राइविंग आपने सीखी है? सीख रही हूँ अभी। हाँ, सीख रही हैं। तो लोग सीखते हैं और सीख जाते हैं। जब शुरू में सीखते हैं ड्राइविंग, तो जब आप पहला दिन दूसरा दिन होता है तो जब आप एक्सीलेटर दबाना होता है तो ब्रेक दबाते हैं, ब्रेक दबाना होता है एक्सीलेटर दबाते हैं, दाहिने मोड़ना हो तो बाएं मोड़ते हैं, बाएं मोड़ना हो तो दाहिने मोड़ते हैं, उल्टा सीधा करते हैं, होता है। फिर धीरे धीरे आप ट्रेनिंग मिलती है आपको, धीरे धीरे ट्रेंड हो जाते हैं, तो आप जो है
धीरे धीरे वो चीजें आपको ऑटोमेटिक आने लगती आ है। जाती अब है, जो हाँ। लोग आज परफेक्टली चला रहे हैं, अब वो नहीं सोचते कहाँ जाना है, क्या चलना है, वो तो बैठे और ऑटोमेटिक सब चीजें रिदम में चलने लगती हैं। जो जो दबाना है वो अपने आप दबता है, उनको पता भी नहीं रहता कि ब्रेक दबाना है कि एक्सीलरेटर दबा रहे हैं, ऑटोमेटिक। कैसे हुआ? कैसे? वो ट्रेनिंग दी हमने, तो सब कॉन्शियस माइंड ट्रेंड हो गया, तो सब कॉन्शियस माइंड अब वो चला रहा होता है। ओके। इसी तरह सारी प्रक्रिया होती है। ये मैंने मोटी जो आप सीखने वाली है, ऐसी पढ़ाई भी होती है। ओके। पढ़ाई में भी कॉन्शियस माइंड उसको बार बार याद दिलाता है, इसीलिए कहते हैं पढ़ाई सुबह 4 बजे करो, तो हमको ज्यादा याद होगी, क्योंकि उस समय क्लियर होती है माइंड, उस समय दोनों का बैरियर कम होता है, ओके। बिल्कुल ना के बराबर होता है। तो आपको रात में पढ़ी हुई चीज उतनी याद नहीं रहेगी जितनी सुबह 4 बजे सुबह याद है। याद इसीलिए रहती है, हाँ। पुराने जमाने में माता पिता कहते हैं उठो जल्दी बेटा, पढ़ो हाँ, पढ़ो पढ़ो हाँ, इस समय। हाँ, लेकिन हमको समझ नहीं आता क्यों, तो इसका कारण ये है। तो इस सब कॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग जो है वो बहुत मुश्किल होती है, और उसके लिए एक तो ये टाइमिंग क्या करते हैं, और दूसरा उसको बार बार रिमाइंड करते हैं। कोई लेसन आपको कैसे याद होता है? कभी पहली बार आपने कोई लेसन पढ़ा, नहीं याद होता है? नहीं याद होता है। 2 बार पढ़ते हैं, हाँ, 3 बार 3 बार पढ़ते पढ़ते हैं, हैं, लिखते हाँ। हैं, 1 बार लिखते हैं, 2 बार लिखते हैं, 3 बार लिखते हैं, फिर धीरे धीरे वो इनग्रेव हो जाता है। ओके। फिर आपके दिमाग में फोटोजेनिक मेमोरी बन जाती है, कहाँ क्या लिखा है वो आपको दिखाई देने लगता है, और वो उसके बाद रिकॉल कर लेते हैं। ऐसा ही हर काम में है। ओके। तो हम अपने सब कॉन्शियस माइंड को ये बताते हैं, विलिंगली विलफुली स्वयं हम बताते हैं कि तुम ये शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो, ओके। और आत्मा का गुण है प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता। ये आत्मा का गुण है। ओके। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, मोह, अहंकार, काम, ये आत्मा का गुण नहीं है। तो तुमको ये गुण धारण करना है। जब ये गुण धारण करोगे तो ये शक्तियां प्राप्त होती हैं, जो तुम्हारी शक्तियां हैं। तुम उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हो, जो इस पूरे ब्रह्मांड का मालिक है, जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है। वो मेरा बाप है, वो मेरा पिता है। मैं कमजोर कैसे हो सकता हूँ? कमजोर इसलिए हूँ कि मेरी फ्रीक्वेंसी और मेरे ईश्वर की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। ओके। वो इन सारे गुणों का सागर है। ओके। परमपिता परमात्मा इज हु इज परमात्मा? ये सवाल बहुत मुश्किल सवाल है, लोगों को नहीं समझ आता। द कलेक्टिव कॉन्शियसनेस ऑफ होल यूनिवर्स इज गॉड। तो सर इतनी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने बताई, मतलब मैं अगर बोलूँ हिंदी में तो मेरे ज्ञान के चक्षु एकदम खोल दिए आज आपने सर। सर जो भी ऑडियंस देख रही है, बिग एफएम के जो लिसनर्स हैं, लखनऊ वासी हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो? मैसेज एक है बेसिक, हाँ। कि जो प्रकृति चाहती है उसके अनुसार मुझे जीवन जीना चाहती है। ओके। हम प्रकृति से दूर हो गए, हम इसी प्रकृति का हिस्सा हैं। हम भी पार्ट ऑफ द इसी नेचर है। नेचर, हाँ। तो नेचर जो कहता है उसके अनुसार मुझे अपना जीवन जीना है, तो हम बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं, सक्सेस, और तन मन धन तीनों से आपको प्राप्ति होती है, तीनों की। ओके। ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको मनसा वाचा कर्मणा, मन से पहले थॉट आता है, वचन से बोल आते हैं, और फिर कर्म होता है। ओके। ये तीनों प्राकृतिक नियमों के तहत होना चाहिए। और प्राकृतिक नियम मैं बता चुका हूँ कि हमको प्रेम, करुणा, दया, शुभभावना, शुभकामना में रहना चाहिए, और हमको क्या भोजन करना चाहिए, क्या हमारा प्रकृति से कनेक्शन है, सबकॉन्शियस माइंड का, वो हाइपोथैलेमस का बायोलॉजिकल क्लॉक है, उसका पूरा उपयोग करना चाहिए, उसके अनुसार रहना चाहिए, और हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए जो रिक्वायर्ड है, और इमोशनल बैलेंस जो ध्यान से आ सकता है, ये रहना चाहिए। ये 4 मेन पिलर हैं हमारे स्वस्थ रहने के, और स्वस्थ रहने से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। अगर स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आप ये ना सोचिए कि हमने बहुत धन पैदा कर लिया तो बहुत आप अच्छे। मैं बहुत धनवान लोगों को जानता हूँ जिनकी बहुत खराब परिस्थिति होती है, बहुत पावरफुल लोगों को जानता हूँ, मैं नाम इसलिए नहीं लूँगा, लोगों को अजीब लगेगा, लेकिन धन और पावर ये दोनों हमारे जीवन के लिए एक सहयोगी हैं, लक्ष्य नहीं है। धन सुगंधित पैदा करना चाहिए, वो धन जो लोगों के कल्याण करने से पैदा हुआ हो, वो धन बुरा नहीं है। धन के पैदा करने का तरीका और खर्च करने का तरीका वो उसको बुरा बनाता है। हाँ, एग्जैक्टली। और पावर बुरी नहीं है, पावर लोक कल्याण में खर्च हो, सबके भले में खर्च हो, तो वो पावर बहुत महत्वपूर्ण है। Exactly. आज की तारीख में पावर स्वार्थ में खर्च हो रही है हमारी। सिर्फ मेरा, सिर्फ मेरा, सिर्फ मेरा। ओके। मेरा नहीं तो फिर मेरे लोगों का, मेरे सहयोगियों का, मेरे ग्रुप का, मेरे और सबका।
लेकिन है सब में जुड़ा मैं। जब मैं से हम हो जाए तो हम खुश रह सकते हैं। क्या बात है, बहुत बेहतरीन सर, बहुत बेहतरीन सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। Thank you Thank very you. much for Thank you. taking this much time. And I once again I congratulate all my Big FM listeners that they will follow all the things whatever we have discussed today in the evening. Thank you very much. Thank you so much. Thank you.